हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज सैटरडे है। सैटरडे को अपन करते हैं वीक भर की टॉप राजस्थान फोकस्ड न्यूज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हैं और इनका एक हिस्टोरिकल पैटर्न है इन न्यूज़ का, जिनके लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा। फर्स्ट न्यूज़, राजस्थान के थार डेजर्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट को एक्सकेवेट किया। ठीक है, क्या नाम है साइट का? राटाडिया ढेरी करके है। और ये रामगढ़ तहसील जैसलमेर से 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट पाकिस्तान की साइड है। ठीक है, यहाँ पर क्या ओके, ये क्या है? 4,500 साल पुरानी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये आपको याद करनी है। और इनके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकला है कि ये हड़प्पन साइट का ही एक और सिटी है। जैसे इंडिया में और भी सिटीज़ हैं, राखीगढ़ी है ना, गुजरात का लोथल है, मेनी सिटीज़ आर ओवर देयर। तो राजस्थान में एक नई सिटी एक्सकेवेट हुई है, ये आपको जानना जरूरी है। क्या क्या है इसमें? रेड स्लिप्ड पॉट्स हैं, और पॉट्स में क्या क्या मिला है? जार, बोल, परफोरेटेड जार्स मिले हैं, चर्ट प्लेटर्स मिले हैं, ट्राइंगल शेप्ड और इडली शेप्ड आपको टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियां मिली हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्यूज मी, उसके अलावा ग्राइंडिंग रॉक्स मिले हैं, फर्नेसेस मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पिलर्ड बिल्डिंग्स मिली हैं घरों के अंदर, जिससे ये पता चलता है कि मोहनजोदारो और गुजरात के कनमेर में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी रिजेंबलेंस देखी गई है। ये वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहले यही मिला और इसी से हम कंक्लूड कर पाए कि ये हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। गुड। इनका जोग्राफिकल एक्सपेंशन सीधी सी बात है, मतलब ठीक है, हमने नई जगह खोजी है, नया एक्सकेवेशन हुआ है, नई आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, तो मतलब एक्सपेंशन हुआ है ना। तो हड़प्पन सिटी कल्चर जो है, इससे पता चलता है कि अनफ्रेंडली डेजर्ट क्लाइमेट में भी पनपती थी। ठीक है ना, बहुत अच्छी डेवलप्ड थी। राइट। अर्बन प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा, ये वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ये तो अपन सब ऑलरेडी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, पढ़ा है, उसमें फर्स्ट चैप्टर यही है आपका, है ना। ओके, पैलियोलिथिक वगैरह एज के बाद में जस्ट फिर यही आता है, जो भी आता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी लागू होता है। आर्किटेक्चरल इंडस्ट्रियल फीचर्स मिले हैं, जैसे कि फर्नेसेस, ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये अपन पहले देख चुके हैं। ब्रिक्स और कंस्ट्रक्शन पैटर्न जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैच करता है यहाँ पे। ओके, जैसे ग्रिडलाइट स्ट्रक्चर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अपन ने क्या पढ़ा है कि ऐसी सड़कें थी और ऐसी ग्रिडलाइट स्ट्रक्चर्स थे, है ना। ऐसे चौराहे बने हुए थे प्रॉपर, है ना। और ग्रेट बाथ था, टेम्पल माउंट था, इस तरह से ये जो पोर्शंस मिले हैं ना, ये तरीका जो है सिटी को प्लान करने का, यहाँ पर भी ऐसा ही मिला है। तो बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे हुए हैं, तब जाके हमें पता चला है कि ये सारी एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट थे। इसका एविडेंस शेल बैंगल्स, टेराकोटा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन मिले हैं। ठीक है, और इनसे पता चलता है कि ट्रेड होता था, क्राफ्ट होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स का काम हुआ करता था, और एवरीडे लाइफ में, हड़प्पन कल्चर के एवरीडे लाइफ में इन सब चीजों को यूज किया जाता था। आर्कियोलॉजिकल यूनिकनेस क्या है कि एक ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थार बेल्ट में इस तरह से पहली बार आपको इतनी बड़ी साइट मिली है, प्रॉपर डेजर्ट में ऐसी साइट मिली है। ठीक है, और जो साइट्स हैं, जैसे लोथल कहाँ पर है? गुजरात के पोर्ट पे, गुजरात में है, वो पोर्ट सिटी है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है? ये सब नदी किनारे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिवर नहीं है, ये प्रॉपर थार डेजर्ट के अंदर है। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू फाइंडिंग, दिस इज अ वेरी कंसिडरेबल रिविजन। उसके बाद में इनसे पता चलता है कि हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस उस टाइम ट्रेड करते थे, है ना। शेल बैंगल्स से, शेल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र किनारे पाए जाते हैं, वाटर बॉडी के पास में, है ना। शेल कौन बनाता है? स्नेल बनाता है ना। एक ऐसा जानवर होता है, और ऐसा ऐसा होता है, और इसका ऐसा मुंह होता है, और इसके दो ऐसे एंटीना टाइप होते हैं, है ना। इट्स अ वेरी वेरी स्लो मूविंग एनिमल, है ना। इसके और चिकना होता है, ऊपर से इसके म्यूकस होता है। ठीक है, तो ये शेल बनाता है, और ये कहाँ मिलता है? समंदर किनारे मिलता है। ठीक है, तो अगर शेल मिल रहे हैं इस लोकेशन से जो कि थार डेजर्ट में है, इसका मतलब इनका ट्रेड हुआ करता था, है ना। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा एविडेंस है, इन्फ्रेंस है मतलब। ओके, उसके बाद में एकेडमिक वैल्यू, अपन एकेडमिक वैल्यू के बारे में हमेशा से पढ़ते आए हैं। टेरिटोरियल कवरेज का जो परसेप्शन था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या एरिया है, वो परसेप्शन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, जो पहले से रिकॉर्डेड था ना उसमें एडिशंस हुए हैं। फ्यूचर एक्सकेवेटिंग को प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक कंजर्वेशन का मौका मिलता है, और पर्सनली टूरिज्म का मौका मिलता है। राइट, अगर आपको प्रॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखनी है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, कौन ही जाना चाहता है।
ठीक है, एक्सेप्ट साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके अलावा घूमने कौन जाना चाहता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखने के लिए। तो अगर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी साइट्स मिलती हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडेड बेनिफिट। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है, राजीविका में CRP प्लस पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। ये क्या चीज़ है? ओके, सबसे पहले राजीविका क्या चीज़ है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है उसको राजीविका बोला जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी, कलर चेंज करना, ब्लैक में ब्लैक, आई कांट सी ब्लैक में ब्लैक। एनीवे, तो आपकी बेसिक न्यूज़ ये है कि CRP प्लस को अप्रूव किया है, पर CRP प्लस क्या चीज़ होती है वो देखते हैं। CRP प्लस होता है एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन करके हमने एक पॉलिसी बनाई है, ठीक है, वो क्रिएट करे हैं अपन ने और इनको राजीविका के साथ में ऐड कर दिया है। मैं बताती हूँ, मतलब ऐसे लोग, ठीक है, कहाँ है विलेज सपोर्ट टीम, ऐसे लोगों की टीम बनाई गई है जो विलेज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मेडिकल आपके हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं। गांव में क्या होता है, बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। इनको एनहेंस करने के लिए, इनको इम्प्रूव करने के लिए, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने ये एक पॉलिसी में एडिशन किया है। ठीक है, यही न्यूज़ है और न्यूज़ नहीं है। पीछे चलते हैं वापस। इसमें क्या क्या होगा, विलेज सपोर्ट टीम इन्वॉल्व होगी जो कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्किल्ड कैडर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेटर ट्रेन लोग होंगे, बेटर इक्विप्ड होंगे और वो कम्युनिटी लेड सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराएंगे और बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, इनिशिएटिव का, अच्छा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या विजन है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग एम्पावर्ड हों, स्पेशली विमेन। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला था, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बहुत प्रूवन मैकेनिज्म है, एक बहुत ही अच्छा रास्ता है विमेन को मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, बिजनेसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हों, और इंडिपेंडेंस से मतलब ये नहीं है कि बस अपना चल रहा है मामला, उनकी एक सेपरेट इनकम डेवलप हो सके, लाइवलीहुड डेवलप कर सकें, वो स्किल्स डेवलप कर सकें। क्यों, और एक्स्ट्रा इनकम होगी तो फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पर SHG आएगा ना, वहाँ पर यू विल हैव टू, मतलब आपको खुद ही कंक्लूड कर लेना है कि विमेन की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल सेंटर्ड SHG नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, जनरली वोकेशनल बिजनेसेस में वो जाते हैं। विमेन के लिए SHG इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू विलेजेस। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राजीविका ही है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, और ये नोडल एजेंसी है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। इसका काम है इंप्लीमेंट करना क्या चीज़, लाइवलीहुड मिशन एंड SHG सेंट्रिक मॉडल्स, है ना। ओके, और आपका ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है भारत सरकार का, है ना, उसके फ्रेमवर्क में आता है। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, इसका बड़ा फीचर यही है कि ये देगा हमें, क्या देगा, ऐसे CRPs कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस देगा जो कि बेटर ट्रेन होंगे, मॉनिटर कर पाएंगे और अपने और टूल्स भी प्रोवाइड करेंगे ऐसे जिनसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। किन किन काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो मैंने पहले बताया, SHGs वगैरह को, आपका जो हेल्थ केयर नेटवर्क है गांव में, उन सब चीज़ों को बेटर करने के लिए सर्विसिंग बेटर हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएंगे, है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे, उन सब के लिए टूल्स प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा SHGs को, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को। ये सब एग्रीकल्चर के, उस जैसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। इसको लॉजिकली भी सोच के देखो, गांव में इंडिया में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर ही हो रही है, कोई बहुत बड़ा वोकेशनल बिजनेस तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, राइट। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो विलेज सेंट्रिक है, जहाँ पर लोगों को विलेज लेवल पर कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, या फिर बहुत ही माइनर लेवल पे, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बिजनेसेस होंगे, है ना। माइक्रो लेवल के बिजनेसेस जो होते हैं वो जनरली SHGs के थ्रू होते हैं, राइट। उसके बाद में CRP प्लस जो है वो लीडरशिप और फैसिलिटेशन रोल भी अदा करेगा, किस चीज़ में, लोकल सोशल डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आपके यहाँ पर स्किल्स वाली बात आ जाएगी, है ना। ओके, और लाइवलीहुड प्रमोशन, आपका जो लाइवलीहुड एक्सपेंशन है ना, उसकी बात होती है, लाइवलीहुड एक्सपेंशन, राइट। उसके बाद में इनके ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स, इतना तो अपन अब लॉजिकली भी डिराइव कर सकते हैं कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, एक तो बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है कि एक्शन लिया जा सके। ठीक है, लोग इन्वॉल्व होंगे तो कुछ सीखेंगे कुछ तो उसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इनकम जनरेशन होगी, है ना।
उसके बाद में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, जैसा कि मैंने बोला, इनकम जनरेशन होगी। फिर इंक्लूसिव गवर्नेंस, लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे पढ़ाई करने में, हेल्थ केयर में, बिजनेसेस में, स्किल डेवलपमेंट में, किसी भी चीज़ में अगर लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा तो गवर्नेंस भी रिफाइन होगी, है ना। लोग अवेयर होंगे तो उनको मैकेनिज्म्स का पता चलेगा, मैकेनिज्म्स का पता चलेगा तो गवर्नेंस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट लेवल का गवर्नेंस सिस्टम हो, वो बेटर एक्ट कर पाएगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको पता है कि आपको किसके पास जाना है और क्या सुधार मांगना है, तो आप बेटर अवेयर होगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल बेटर हो पाएगा, ठीक है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इनमें हेल्प मिलेगी। और रीच एंड क्वालिटी, आप अल्टीमेटली एम क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है ना, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, है ना। लास्ट माइल डिलीवरी क्या होता है, अंत्योदय जो कतार में अंत में खड़ा है उस तक सर्विस पहुंचनी चाहिए। तो अगर उन लोगों को आप इन्वॉल्व करने लगेंगे, स्पेशली विलेज लेवल पे, क्योंकि वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है कंट्री में, है ना। तो अगर आप विलेज लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे काम में, तो आपकी रिच और आपकी क्वालिटी ऑफ दैट रीच, जो आपकी पॉलिसी की कैसे बोलेंगे इसको, डिलीवरी, पॉलिसी की डिलीवरी होगी ना, उसको क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी से आप डिलीवर कर पाएंगे, राइट। स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, ठीक है, ये आपको मिशंस का पता है। अंत्योदय मिशन हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना लाए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम, अब इनमें बेटर काम, अगेन सेम पॉइंट है, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है। एक वो कभी कभी न्यूज़ में, डिबेट्स में कहने को भी, सुनने को भी मिलता है कि सरकार ही सब कुछ कैसे कर लेगी, लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्वच्छ भारत अभियान का, है ना। एक आपका जो स्ट्रक्चर है ना, सफाई का मैकेनिज्म है, आपके घर पे आके वो कूड़ा उठा के ले जाते हैं, गाड़ी वाला या कचरा निकाल वाला गाना बजाते हैं, आपको पता चल जाता है, आप घर के अंदर जो भी सामान होता है ना, खराब फेंकने वाला या फिर जो भी आपका डस्टबिन में सामान है, उसको आप उठा के उनको दे दोगे, देना तो पड़ेगा ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। राह चलते कचरा ना फेंकें, सड़क किनारे ना फेंकें, डस्टबिन को यूज़ करें, ये जो हैबिट्स होती हैं इनको कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोगों का खुद का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप ये सब कचरा फैलाते रहेंगे तो एक लेवल तक ही गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर सकता है ना। अगर आप ये सब हैबिट्स नहीं डेवलप करेंगे तो एक दिन आएगा जब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। गवर्नमेंट कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है कि वो ये सब मेंटेन करें, राइट। तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेल ना हो, इसलिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनका बेसिक एम यही है कि हम लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, राइट। ओके, सीआरपी प्लस जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ट्रेन करेंगे, कैंपेन्स लीड करेंगे और मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज करने का मतलब यही होता है कि लोगों को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो कुछ हेल्प करें, राइट। ओके, उसके बाद में है जयपुर पुलिस का एक ऑपरेशन अगेंस्ट गन करके ऑपरेशन चल रहा है। अब मैं जो पर्सनली मैं जानती हूँ इसके बारे में, पहले वो बताती हूँ आपको। पुलिस के हाथों से कुछ भी छुपता नहीं है, ठीक है। ऐसा ये कौन सी मूवी थी, मैंने मूवी में सुना था, आई थिंक सिंघम मूवी थी, कौन सी मूवी थी, उसमें बोला भी था कि अगर पुलिस चाहे तो कोई मंदिर के सामने से एक चप्पल नहीं चुरा सकता, ठीक है। तो पुलिसिंग नेटवर्क जो है उसको रिफाइन किया है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए। जयपुर में जो गन कल्चर स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल आए, ठीक है। अब इस गन का, इसका क्या नाम है, ऑपरेशन अगेंस्ट गन, है ना, AAG है वो, OAG है वो, ऐसा ही कुछ नाम है इसका, ठीक है। और ये 2020 में स्टार्ट किया था, अभी 2025 जुलाई ओवर हो गया है, आज अगस्त स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या पकड़ा है, कैसे पकड़ते हैं, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या क्या चार्जेस लगाते हैं, वो सब इस न्यूज़ में है, ठीक है। अब ये जो है ये स्पेशल पुलिसिंग कैंपेन है, जयपुर पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया है इलीगल आर्म्स पोजेशन को और गन रिलेटेड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। राजस्थान की बॉर्डर किससे लगती है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर देखें तो इनसे लगती है, और अगर डोमेस्टिक बॉर्डर देखें तो पंजाब, है ना, हरियाणा, यूपी, MP एंड गुजरात, इनसे लगती है। और ये तीनों जो हैं थोड़ा सा इनका इंक्लिनेशन है इस तरफ, क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ। यहाँ से और यहाँ से हमारे पास में ड्रग्स पहुँचती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और यहाँ से हमारे पास में एल्कोहल पहुँचती है। मैं एक बहुत ही कॉमन नोशन आपको बता रही हूँ, इनकी तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है ना। कोई खुल्लम खुल्ला नहीं ट्रकों में भर भर के लाता है कि भैया अपन को फला फला दुकान के ऊपर इसको सप्लाई करना है, ऐसा नहीं होता।
इनकी तस्करी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। आपको गन्स और आपको ड्रग्स पंजाब में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। उसी तरह से आपको हरियाणा में अल्कोहल का सप्लाई, ड्रग्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा मिलेगा। यूपी में आपको गन्स का सप्लाई बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। देसी कट्टा वगैरह जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूपी का ही दिया हुआ है, थैंक यू। ठीक है, तो गन्स हो गई आपको यूपी से मिलेंगी। जो वो वेपन्स होते हैं, वो तलवारें टाइप नहीं होती हैं, वो सी शेप की जो होती हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा यूपी से मिलने की वो चांसेस हैं। इन जगहों से तस्करी होती कम है, इन जगहों पे जाती ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये बिल्कुल क्लीन एंड स्पॉटलेस हैं, यहाँ से भी आती हैं गलत चीज़ें, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, उनका थोड़ा सा रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनीवे, आई डाइग्रेस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक की सेफ्टी बढ़ानी है, इलीगल आर्म्स को सोसाइटी में से हटाना है, और ये जो सप्लायर्स का नेटवर्क मैंने आपको बताया, उस सप्लायर्स के नेटवर्क को हमें तोड़ना है। ठीक है, अब इसमें हमने अभी तक क्या अचीव किया है? आज तक इतनी एफआईआर्स हुई हैं, इतने इंडिविजुअल्स अरेस्ट हुए हैं, इतने जुवेनाइल्स को डिटेन किया है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैरायटी ऑफ नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ऑपरेशन गन कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें जयपुर पुलिस ने की हैं। और टाइप्स ऑफ वेपन्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, देसी कट्टा यूज़ होता है। पिस्टल्स, जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं वो सो कनपट्टी पर लगाए और दे अपना वॉलेट, वाली जो हरकतें होती हैं ना, उनमें ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। गैंग एक्टिविटीज़, इट केम एज अ सरप्राइज टू मी कि जयपुर में एक्चुअली गैंग्स भी हैं, लेकिन हैं। ठीक है, व्हेन आई रेड दिस न्यूज़ आई वाज वेरी सरप्राइज। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया ना, तो आई वाज अनप्लेजेंट एंड प्लेजेंटली सरप्राइज कि ऐसा हो रहा है। इट्स वेरी डेंजरस। जयपुर तो इनफैक्ट सेफ सिटीज़ में से एक होना चाहिए। क्या क्या रिकवर करे हैं? देसी कट्टा मैंने बता दिया, पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स, जो कि जनरली मोस्टली इलीगली ट्रैफिक किए जाते हैं। इंडिया में गन कंट्रोल लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको लिखित में देना पड़ेगा कि आपको क्यों गन चाहिए, किसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, और आपको पुलिस प्रोटेक्शन से क्यों प्रॉब्लम है, आप गन खुद क्यों रखना चाहते हैं, क्या आप ट्रेंड हैं, क्या आपके घर पे बच्चे हैं या नहीं हैं, क्या आप गन को कैसे सिक्योर करके रखेंगे, क्या आपको गन्स के बारे में सब कुछ पता भी है कि नहीं, है ना। सर्विस वगैरह रिवॉल्वर्स जो होती हैं उनके बारे में पता है या नहीं। और सिर्फ यही नहीं, इनका आप पोजेशन भी कंट्रोल करते हैं कि आप एक इंसान के पास में कितनी गन्स हो सकती हैं। ठीक है, आप कहाँ यूज़ करेंगे, आप शहर के बीच में, पब्लिक के बीच में इसको नहीं लेकर आएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉज हैं इंडिया में। तो अगर ये सब अगर मिल रहा है तो इसका मतलब वो इलीगली ट्रैफिक्ड ही हैं। ठीक है, अब ये लीगल फ्रेमवर्क्स यूज़ किए गए हैं। आर्म्स एक्ट 1959, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और आईपीसी सेक्शंस। आईपीसी को अब क्या बोलते हैं? भारतीय न्याय संहिता, है ना, बीएनएस। उसमें अनलॉफुल असेंबली के जो सेक्शन लगते हैं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, इसके सेक्शंस लगते हैं। अब आईपीसी के सेक्शंस तो मेरे को पता है, बीएनएस में कुछ सेक्शंस का नंबर्स चेंज हुए हैं। जैसे अब अनलॉफुल असेंबली में आपके सेक्शन लग जाएगा 141, है ना। आईपीसी के अनुसार, जो पुराना आईपीसी था ना, उसके अनुसार 141 लग जाएगा। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में 307 लगेगा आपका। और यहाँ पर आई थिंक 383 वगैरह लगता है, 383 से 387 तक लगता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इसमें सज़ा भी होती हैं। 141 अगर आपने अनलॉफुल असेंबली किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए कर्फ्यू लगा हुआ है ना, या फिर पुलिस कंट्रोल है कि भाई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, दस्ता चल रहा है, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई बॉम्ब का खतरा है या जो भी है, जिस भी कारण से अनलॉफुल असेंबली एक्ट लगाया हुआ है, सॉरी वो एक्टिवेट किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, 5 या उससे ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए। वो हो गए तो उनके ऊपर अनलॉफुल असेंबली एक्ट लग जाएगा। ठीक है, सेक्शन लग जाएगा। वो लग गया, अब पता चला कि उनके पास में वेपन्स भी हैं, और उनका जो एम था ना, वो डिसरप्शन क्रिएट करने का ही था। कोई कहीं आगजनी करना चाहता था, कोई कहीं पे किसी के साथ में बदतमीजी करना चाहता था। ठीक है, तो ये सेक्शन लग जाता है। और इसके और भी पार्ट्स हैं, 141, 142, 143, ये सब जो है ना, ये सारे लगते हैं। फिर इसमें सज़ा आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, 5 साल या ऐसे ही कुछ है, और फाइन वगैरह भी है, कई बार दोनों भी मिलते हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा लोग, इसकी सज़ा क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे, इसकी सज़ा शायद 5 साल या उससे अधिक हो सकती है। कुछ फाइन लगता है, या फिर इन सर्टेन केसेस दोनों भी लग सकते हैं। और 307 का आपको सबको पता है, 10 साल की सज़ा हो सकती है, फाइन लग सकता है, कई केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलता है, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ भी अवॉर्ड हो सकती है। ठीक है, किसी का आपने कत्ल करने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की। ठीक है, और एक्सटॉर्शन का क्या मतलब होता है आप सबको पता ही है। ये सारे सेक्शंस जो है ना, मैंने बताए हैं, ये सारे एक्सटॉर्शन से ही रिलेटेड हैं। आपने ज़बरदस्ती किसी को हार्म करने की कोशिश की, आपने हार्म इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि आप उनसे एक्सटॉर्शन करना चाहते थे। किडनैपिंग चार्जेस भी लग जाते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो अगर आपके पास में वेपन्स मिले हैं, और वेपन्स अनलॉफुली आपके पास में है, आप लाइसेंस नहीं शो कर सकते, आपने ब्लैकमेल वेपन्स खरीदे हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इन सब के लिए।
ये आईपीसी के हैं, बीएनएस के भी सेम सेक्शंस लगते हैं, बस नंबर्स आजकल चेंज हो गए हैं। अब मेरा आईपीसी पढ़ा हुआ है तो फिर आईपीसी के सेक्शंस मुझे याद हैं, बट बीएनएस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बीएनएस को लर्न करने में। एनीवे, ठीक है, समझ में आया? तो ये सब सेक्शंस इन्वोक कर देते हैं। उसके बाद में है आपके ब्रॉडर सिग्निफिकेंस। क्यों? अगर वेपन्स कम होंगे तो आई मीन ये बेसिक बहुत लॉजिकल सी बात है कि कौन सी स्टडी कहती है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों के पास में वेपन्स कम होंगे तो क्राइम करने के चांसेस भी कम होंगे, है ना? इसमें तो सिर्फ गन की बात हो रही है, अदरवाइज छुर्रा जो होते हैं ना, ये तलवारें, छुर्रे, ये सब भी कंट्रोल करने लग जाओगे अगर, तो चांसेस कम हैं, है ना? कोई भी किसी के वो पीछे लगा के बोले कि निकाल अपना वॉलेट, ये सब हरकतें कम होएंगी, ठीक है? तो अर्बन क्राइम जो है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है? और हाँ, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि क्यों ज़रूरी था इस ऑपरेशन को लॉन्च करना, क्योंकि जयपुर में अर्बन क्राइम ट्रेंड्स ऐसे बता रहे हैं, स्पेशली स्लम एरियाज़ में, जो लोअर इनकम ग्रुप के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे देखने को मिला है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। और फिर जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि ये वेपन्स हैं, यहाँ पे इलीगली वेपन्स इनको सप्लाई हो रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करना है। दूसरी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो पुलिसिंग में कम होता जा रहा था, तो उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है ना? कहीं पे भी क्राइम हो जाता है, कोई पकड़ में ही नहीं आता, तो हमारा पुलिस से ही तो विश्वास उठेगा, प्रशासन से ही तो उठेगा, और किससे उठेगा? कि क्रिमिनल तो है ही क्राइम करने के लिए, वो तो क्राइम करेगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे, क्रिमिनल को पकड़े, क्राइम करने से पहले पकड़ ले। थैंक यू, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर आपका शहर सेफ है, अगर आपके लोग क्राइम से डील नहीं कर रहे हैं, शांति है, तो फिर आपका टूरिज्म और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो भी इंप्रूव होएगा। भाई, जहां पर क्राइम कम है वहां पर लोग विजिट करना चाहेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपके जो स्मार्ट पुलिसिंग गोल्स हैं और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं जो कंट्री वाइड लॉन्च किए हुए हैं, अगर आप इस तरह के ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आपका यहाँ पर भी एक अच्छा स्टैंड बनता है, एक अच्छी पोजीशन मिलती है, ठीक है? इसलिए जयपुर में क्राइम कंट्रोल, गन कंट्रोल की जरूरत थी। उसके बाद में पुलिसिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं? इलीगल आर्म्स बॉर्डरिंग स्टेट्स से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। स्टेट्स के बीच में कोई तारबंदी नहीं होती है, जैसे ठीक है राजस्थान पाकिस्तान के बीच में तो तारबंदी है, ठीक है, फिर भी वहां से गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी एक लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। एमपी से कुछ आ रहा है, यूपी से कुछ आ रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? इट्स एन ओपन सिस्टम, ठीक है? स्टेट्स के बीच में थोड़ी ना कोई तारबंदी होती है, कोई बॉर्डर होती है, कोई वॉल होती है ना? मिस्टर ट्रंप हमेशा ये बोलते हैं कि आई बिल्ड अ वॉल, कहाँ है वो वॉल? ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टेट्स से तस्करी होना आसान है ना? इलीगल चीज़ों का मूवमेंट आसान होता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, यूथ का क्रिमिनल नेटवर्क्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट। अगर यूथ के पास में जॉब्स नहीं होंगी, उनके पास में कोई एम्स एंड एस्पिरेशंस नहीं होंगे, स्किल्स नहीं होंगे, तो वो क्राइम में बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कमाई करनी होती है, शाम को सबको पेट भरना होता है। तो ये ना सही वो सही, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आपको यूथ को बिजी करना पड़ेगा, पढ़ाई में, जॉब्स में, कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा ताकि वो काम करें, बिजी रहें। वो होता है ना, एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है? तो अगर इस तरह से फ्री रहेंगे तो क्रिमिनल नेटवर्क्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। दूसरा, स्मगलिंग होती है, सिर्फ रूरल ही क्यों, रोड रूट से भी होती है स्मगलिंग, हर तरीके से हो सकती है, ठीक है? अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे, आई थिंक रात को 9:30-10 बजे के आसपास एक प्रोग्राम आता है एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशंस वाला, ठीक है, तो उसमें बताते हैं कि वो लोग किस किस तरीके से स्मगल करते हैं चीज़ों को, वो स्पेशली ड्रग रिलेटेड ही होता है, और उस पर ज़्यादातर आपको लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ या फिर वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पर ड्रग बस्टिंग वगैरह के आते हैं वो, तो इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं लोग इतनी सी कोकेन स्मगल करने के लिए भी, ठीक है? तो यहाँ तो ओपन सिस्टम है, कितना कितना ग्रांड लेवल पे ये स्मगलिंग हो रही होगी, ठीक है? तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसके बाद में अब हम क्या चाहते हैं, कैसे डील किया जाए? हमें डिजिटल सर्वेलेंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? ट्रैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, फेशियल रिकॉग्निशन होते हैं, एआई ट्रैकिंग वगैरह, जैसे सीसीटीवी से हमें उनको ट्रैक करना पड़ेगा। कम्युनिटी के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं वो, है ना? इसमें लड़के और लड़कियां दोनों इन्वॉल्व हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है आजकल। दिस इज 2025, ट्रूली जेंडर इक्वल कंट्री ईयर, ठीक है? तो कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि XYZ के बच्चे के हाथ में मैंने उस दिन ये देखा था, वो ऐसे लड़कों के साथ में घूम रहा था, वो लड़की मैंने उसको उन दोनों तीनों लड़कियों के साथ में देखा था, वो ये काम करती हुई दिखी मेरे को। ये सब आपको पब्लिक को खुद पुलिस तक पहुंचानी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, है ना? पीपल आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाली चीज़ है, ओके? स्पेशल डी रेडिकलाइजेशन और एंगेजमेंट प्रोग्राम्स आपको चलाने पड़ेंगे जुवेनाइल्स के लिए। जुवेनाइल्स किनको बोलते हैं? जो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, ठीक है? तो अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो उनको अडल्ट क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें।
जो रेडिकलाइज्ड माइंड्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको रेडिकलाइजेशन कैंप्स में डालें, ताकि उनको जो ब्रेन वॉश किया गया है हम उसको वापस एक तरह से क्लीन स्लेट करके और उनको अच्छी चीज़ें सिखा सकें, मॉरल साइंस सिखा सकें, ठीक है ना, मॉरल बिहेवियर उनके अंदर इंटरप्रेट कर सकें। आपकी तीसरी खबर है कृष्णा नागर, ही इज़ अ पैराशूटर, सॉरी शटलर, शटलर क्या होते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं जो, ठीक है, ओके। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं इंग्लैंड के सॉरी ब्रिटिश आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, ठीक है, यही न्यूज़ है, ओके। 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, एक इंडिविजुअल में जीता है, एक इन्होंने टीम में जीता है, मिक्स डबल्स ये रहा। और इनके साथी कौन थे, नित्यश्री सिवन, ठीक है। इन दोनों ने ब्रॉन्ज जीता है मिक्स डबल्स में, और सिंगल्स में कृष्णा नागर ने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कृष्णा नागर ने ब्रॉन्ज जीता है। आपकी पूरी न्यूज़ यही है। कहाँ हो रहा है ये, कार्डिफ इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड कहाँ पे है, यूके में है, ठीक है। और जयपुर के हैं और SH6 कैटेगरी में आते हैं। SH6 क्या होता है, पैरा स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, है ना, पैरा स्पोर्ट्स में कुछ कैटेगरीज होती हैं। SH का मतलब होता है शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट, और उसमें 6th लेवल पे इस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख दूँ, है ना, कुछ कुछ अगर आप चाहें चेक करना, कुछ कुछ पढ़ना चाहें तो। एक तो होती है मसल पावर इम्पेयर्ड, इन सबके आगे इम्पेयर्ड वर्ड आपका स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं मसल पावर बोलती हूँ इसका मतलब इम्पेयर्ड मसल पावर, है ना। तो अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ना, सेरेब्रल पाल्सी है, और किसी भी कारण से आपकी मसल्स रेगुलर नॉर्मल फंक्शन नहीं करती हैं, तो आप इम्पेयर्ड मसल पावर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से आती हैं, जैसे जॉइंट कंट्रैक्चर्स होते हैं, कुछ लोगों के घुटने ठीक से नहीं फंक्शन करते हैं, मुड़ते नहीं हैं, या फिर मुड़ते हैं तो मुड़े हुए हैं तो वैसे ही रहते हैं, स्ट्रेट पैर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एंकल जॉइंट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जो कलाई के जॉइंट हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। जैसे मैं अपनी कलाई को इस तरह से टर्न कर सकती हूँ, है ना, तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे कर पाएंगे, या फिर अगर उनका स्टैटिक हैंड है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। और सिर्फ कलाई का ही नहीं, जैसे ये जो अपना एल्बो मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट है ना, मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं वैसे बता रही हूँ। तो बहुत सारे आपके, तो इसमें क्या है, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। रेंज ऑफ मूवमेंट कैसे पॉसिबल होता है, जॉइंट्स से। आपके जॉइंट्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में है लिम्ब डेफिशिएंसी, ये एक आपकी वो है कैटेगरी। अब लिम्ब डेफिशिएंसी में क्या क्या आता है, लिम्ब डेफिशिएंसी में आपके आएंगे एम्पुटेशंस आ जाएंगे, कोई कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है आपको, जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, और आपके एक पैर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई, या फिर इतना ज़्यादा मस्कुलर डैमेज हो गया है कि डॉक्टर्स ने आपका एक पैर काट दिया, तो अब आपके पास में क्या है, लिम्ब डेफिशिएंसी है, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके पास में एक पैर नहीं है तो आप पैरा स्पोर्ट्स कैटेगरी की लिम्ब डेफिशिएंसी में फॉल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसा मेरे को याद आ रहा है, इसमें हाइपरटोनिया भी आता है, जहाँ तक मुझे याद है। अगर आपको स्ट्रोक आया हुआ है तो आपकी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही, आई थिंक हाइपरटोनिया ही है उसका नाम, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी है। उसके बाद में आपकी कैटेगरीज आती हैं, मस्कुलर रेंज अपन ने लिख ली, मस्कुलर रेंज लिख ली है अपन ने। लेग लेंथ, हाँ यस, जैसे इनकी जो प्रॉब्लम है ना, लेग लेंथ का डिफरेंस है, ये आपकी LENGTH, ये लेग लेंथ इम्पेयरमेंट जो है वो यहाँ पर आता है, SH6 कैटेगरी यहाँ पर फॉल करती है, ठीक है ना। लेग लेंथ आपका इक्वल नहीं है। उसके बाद में आपका आता है एटिक्सिया, ये मैं एटिक्सिया मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, शी इज़ हाई जंप चैम्पियन। तो एटिक्सिया और एथिटोसिस, है ना, एटिक्सिया और एथिटोसिस जो हैं वो इसी के लिए हैं कि आपकी स्पाइन में कोई ट्रॉमा होया हुआ है ना, स्पाइनल इंजरी होती है, या फिर किसी भी टाइप की जो बोन इंजरीज हैं और ट्रॉमा इंजरीज जो होती हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। बहुत सारी स्पाइन इंजरीज होती हैं, लोगों की स्पाइन कई बार कर्व शेप होती है, कई बार डेफिशिएंसी के कारण होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब होती है, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम अगर माँ के गर्भ में बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है तो हो सकता है कि उनको स्पाइनल इंजरी हुई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, माँ गिर गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई मीन सीरियसली प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी वेरी रिस्की टाइम, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बहुत
खतरनाक रिजल्ट आ सकता है उनका। ये आपकी कैटेगरी है 6 कैटेगरी। एक विजन इम्पेयरमेंट होता है, आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, विजुअली इम्पेयर्ड जो होता है, ये भी इसमें एक कैटेगरी होती है। और इसके बाद में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होता है। आप सोच समझ नहीं सकते वैसे जैसे कॉमन लोग सोच समझ सकते हैं, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होता है, ठीक है। जैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, इसीलिए जब भी मैं आपको पैरा स्पोर्ट्स की न्यूज़ बताती हूँ, मैंने नोटिस किया, मैं जैसे 3-4 अभी तक न्यूज़ आ चुकी है, मैंने अभी 4-5 क्लास ली है राजस्थान वीकली की और इतनी सारी न्यूज़ आ चुकी हैं, मैंने ध्यान दिया कि कैटेगरीज अपन ने नहीं डिस्कस करी, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको रफ ओवरव्यू बता दूँ। तो कोई भी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कई बार उनकी कैटेगरीज न्यूज़ में शेयर नहीं होती हैं, सेंसिटिविटी के पर्पज से देख लीजिए, या फिर कुछ ऐसा भी एक कारण है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक कैटेगरी का पूरा लिस्ट बता दिया। इसके अलावा भी कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे लेग लेंथ में SH6 कैटेगरी है, तो SH 1 2 3 4 5 क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर डिवीजन है पैरा एथलीट्स का, वो मैंने आपको बता दिया। खैर, जो कृष्णा नागर जी हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स जो 2020 में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था। ये एक्चुअली तब से न्यूज़ में है, इनको मैंने खेलते देखा नहीं है, बट इनके जो पार्टनर है मैंने उनको खेलते हुए देखा है, नवीन को, एंड ही इज़ गुड। इनके जो कोच है उनका नाम है गौरव खन्ना, और गौरव खन्ना सिर्फ इसी में नहीं, बैडमिंटन के ही कोच हैं ये, और पैरा बैडमिंटन कोच हैं, ठीक है। ही इज़ हिमसेल्फ, आई थिंक इनके भी लेग इम्पेयरमेंट ही, जहाँ तक मुझे याद है इनके भी लेग लेंथ में ही प्रॉब्लम है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। इन टूर्नामेंट्स को क्या कहते हैं, ब्रिटिश आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और इंटरनेशनल लेवल का पैरा स्पोर्ट्स, इसमें बहुत तरीके के स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, सिर्फ बैडमिंटन का नहीं है। दुनिया के टॉप बैडमिंटन एथलीट्स यहाँ आए हुए हैं, और इसको सैंक्शन कौन करता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंडर में ही ये टूर्नामेंट भी आता है, ठीक है। और कहाँ हो रहा है, वेल्स में के कैपिटल कार्डिफ में। अच्छा, यूके के बहुत सारे पार्ट्स हैं बाय द वे, जैसे यूके का पार्ट एक तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन है ना। वैसे ही वेल्स है, वेल्स की कैपिटल कार्डिफ है। और अब आपके लिए एक होमवर्क है, स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की क्या कैपिटल है आप पता लगाएंगे, और नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड की क्या कैपिटल है वो आप पता लगाएंगे, ठीक है ना। ये यूके के पार्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम के पार्ट हैं। उसके बाद में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस न्यूज़ की भी क्या सिग्निफिकेंस है, और पैरा स्पोर्ट्स कराए क्यों जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रेजेंस देखने को मिला है पैरा स्पोर्ट्स में, है ना। जितनी मैंने अभी तक राजस्थान की क्लास ली है ना, उन सब में कोई ना कोई पैरा स्पोर्ट्स का मैंने बताया है, आपको इन्फॉर्मेशन दी है। कोई गोल्ड जीत रहा है, सिल्वर जीत रहे हैं, ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, इन दोनों ने ब्रॉन्ज जीता, और कृष्णा नागर जी ने ही टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में गोल्ड जीता था, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पीपल, अगर इनको पढ़ते हैं अपन बार बार ना, तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग जीत रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया, पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स के जो पैरा स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको मौका मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का, ठीक है ना, अपनी मेहनत को डिस्प्ले करने का। इंडिया का मेडल काउंट जो है वो बहुत अच्छा है, नॉट ओनली इन बैडमिंटन, मतलब इसमें सिर्फ बहुत बैडमिंटन के ही लेवल पे लिखा हुआ है, जूडो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, स्विमिंग वगैरह है, इनमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इससे क्या होता है, बहुत न्यूज़ आती है बार बार, तो ये लोग क्या होते हैं, सेलिब्रिटी लेवल पे जाते हैं, सेलिब्रिटी लेवल पे जाते हैं तो इनको एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आता है, कोचिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट आता है। मेरा पर्सनल तो झुकाव इस तरफ है कि इन लोगों को एंडोर्समेंट्स मिले, ठीक है ना, ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते हैं तो इनकम बढ़ती है, तो ये लोग अपना एक तो स्टैंडर्ड भी बेटर मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा इनसे इंस्पायर होके और लोग भी इन्वॉल्व होने का सोच सकते हैं। हर सबको क्रिकेटर बनना है वाली बात है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्यों पॉपुलर हैं, क्योंकि उनके पास में ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, वो बहुत रिच हैं, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसा है, हाँ भी और नहीं भी, ठीक है ना। पॉपुलर हो गए 84 के वर्ल्ड कप के बाद में, ठीक है, लेकिन नीरज चोपड़ा के पास में कितने एंडोर्समेंट्स हैं, ठीक है, और अपने बॉक्सर थे एक विजेंद्र सिंह, कितने एंडोर्समेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज मैं ये जानती हूँ डजंट मीन कि सब जानते हैं, जानना ज़रूरी है इनके बारे में, ओके। गवर्नमेंट का सपोर्ट, खेलो इंडिया कैंपेन चलता है, इंडिया का टॉप्स कैंपेन चलता है, स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो है हर स्टेट्स में है बाय द वे, ठीक है, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में ये
पॉलिसीज चलती हैं, हम पैरा एथलीट्स को असिस्ट करते हैं ट्रेनिंग, फॉरेन एक्सपोजर और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में, ठीक है। मेडल्स लाएंगे तो और प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा उल्टा नहीं हो गया, मतलब ज़्यादा प्रोवाइड होना चाहिए तब जाके तो मेडल्स आएंगे, पर ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कृष्णा नागर को उनके अचीवमेंट्स के लिए, और उनको और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक बोला गया है राजीव गांधी खेल रत्न स्कीम के अंडर, स्टेट लेवल की जो स्कीम है, ठीक है। इनको 2 खेल रत्न अवार्ड, ही इज़ एक्चुअली गुड, इनकी मैं कई बार न्यूज़ पढ़ चुकी हूँ, मैंने इनको खेलते देखा नहीं है बट न्यूज़ में छाए रहते हैं वाली बात है ना, ठीक है। नेक्स्ट, पंच गौरव, जो पंच गौरव योजना है उसके बारे में बात हुई है। वोकल फॉर लोकल, अच्छा ये सारी न्यूज़ जो है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन चलते हैं यहाँ पे, ये अपने पंच गौरव हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट, अब एक नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओडीओपी, है ना, इसको बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया है यूपी गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट पिक करना है और उस डिस्ट्रिक्ट का जो खास प्रोडक्ट है उसको पिक करना है और उसको इतना इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर इतना डेवलप करना है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, टूरिज्म भी डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है ना। यूपी का सपना है, उत्तर प्रदेश का सपना है ना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वही वाला है 1 ट्रिलियन रुपीज, राइट। तो उसके ऊपर है। अब इन राजस्थान ने पंच गौरव स्टार्ट किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 5 थिंग्स, ओके। हर डिस्ट्रिक्ट की एक फसल होनी चाहिए, एक वनस्पति होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट यानी कि एक उत्पाद होना चाहिए, एक पर्यटन स्थल यानी कि एक टूरिज्म साइट होनी चाहिए, और एक खेल, एक स्पोर्ट, और कोशिश इंडिजिनस स्पोर्ट होने की। ये राजस्थान का पंच गौरव प्लान है, यही है, ये आपको याद करने हैं, ये 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड वर्बैटिम आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पंचगौरव प्रोग्राम क्या है? स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट ब्रांडिंग इनिशिएटिव है जो कि राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी है प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को के साथ में चलने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आते हैं वापस, ये एक्चुअली क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो 124th मन की बात थी, आप लोग मन की बात सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर की, है ना। पॉलिटिक्स असाइड, आपको पसंद है ना पसंद है उससे फर्क नहीं पड़ता, मन की बात के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हैं। जैसे यही टॉपिक है, राजस्थान के बारे में बात हुई है तो ये न्यूज़ बन गई है, मान लीजिए किसी और स्टेट के बारे में बात होती है तो वो न्यूज़ बनती है और उस न्यूज़ का आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो 124th मन की बात जो थी प्राइम मिनिस्टर की, है ना, उसमें उन्होंने राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में बात करी कि इनको टूरिस्ट साइट की तरह डेवलप करना चाहिए और इनमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कुंभलगढ़ फोर्ट का, महाराणा कुंभा ने बनवाया था कुंभलगढ़ फोर्ट, राइट, गुड। तो उसकी बात हुई है, तो उसके बाद में राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा दिया है और ये पंचगौरव लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल आइडेंटिटी जो है वो प्रमोट करनी है, बढ़ानी है, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, वैल्यू चेन जनरेट करनी है। और ये कैसे होगा? जब आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना जरूरी है। रूरल और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुंभलगढ़ फोर्ट की बात हुई है तो ये क्या है? एक हिस्टोरिकल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, सॉरी रूरल टूरिज्म है। कल्चरल टूरिज्म क्या है? यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, जैसे जयपुर का सांगनेरी प्रिंट है ना, जयपुर की ही ब्लू पॉटरी भी है। तो अगर मान लीजिए आमेर फोर्ट का नाम लिया होता तो जयपुर की ही ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। वैसे ही हो रहा है। कल्चरल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को भी स्ट्रेंथ मिल देगी और लोकल आर्टिसंस जो हैं उनको भी प्रमोशन मिलेगा, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, राइट। फिर है नेशनल इनिशिएटिव्स, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात का विजन था और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, देखो अपना देश और डिजिटल इंडिया, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, ये आपका उसके लिए आ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आ गया, है ना। कोई प्रोडक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, देखो अपना देश आपका टूरिज्म के लिए हो गया। और डिजिटल इंडिया और ये जो है ना, ये आपके बिजनेस के लिए हो गया। उसके बाद में राजस्थान का जो पार्टिसिपेशन है, हेरिटेज इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसको भी प्रमोशन मिलेगा, उसको भी एक तरह से ऐड होता है इन चीज़ों का, ठीक है ना। राजस्थान के बारे में लोग ज़्यादा अब जानेंगे क्योंकि राजस्थान एक तरह से न्यूज़ में रहेगा। जब तक प्राइम मिनिस्टर की नेक्स्ट मन की बात नहीं आ जाती तब तक तो एटलीस्ट ये चीज़ न्यूज़ में रहने वाली है। और न्यूज़ जो अपन टीवी पे न्यूज़ आती है उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ, उनको देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो, ओके, ठीक है। राजस्थान का जो रोल है टूरिज्म और हेरिटेज हब का बनने का, है ना, उसके करीब पहुंच सकते हैं, ओके। टूरिज्म इंडिया में हर जगह है, ठीक है, सिर्फ राजस्थान एक्सक्लूसिव नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट को पिक करो, कुछ ना कुछ वहाँ पर देखने का, घूमने का, हिस्ट्री वहाँ पर आपको मिलेगी, रिचनेस मिलेगी। लेकिन राजस्थान की जो हेरिटेज हिस्ट्री है वो एक्सक्लूसिव है ना।
आप बॉर्डर टू बॉर्डर अगर काउंट करोगे तो राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो आपको हिला दे, ठीक है। और मैं सिर्फ मिडिवल इंडिया की ही बात नहीं कर रही हूँ, जैसे अभी अपन ने फर्स्ट न्यूज़ क्या देखी थी, एंशिएंट न्यूज़ देखी थी ना, राखी वो सॉरी आई एम सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली है, तो ये भी एक टूरिस्ट साइट ही है ना। राजस्थान में मॉडर्न साइट्स भी हैं घूमने के लिए, राजस्थान में जो क्लाइमेट वैरायटी है वो भी है, आपको थार डेजर्ट भी मिलेगा तो आपको झरने भी मिलेंगे कोटा में, है ना, आपको पहाड़ों के ऊपर ठंडी हवाएं भी मिलेंगी माउंट आबू में, राइट। आपको अच्छी खेती देखने को मिलेगी, बहुत ग्रीन, बहुत एवरीथिंग, जहाँ पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया उगता है गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ, क्योंकि वहाँ पानी है, ठीक है। तो राजस्थान के पास में बहुत वैरायटी है। तो कल्चरल टूरिज्म हो गया, चाहे हेरिटेज टूरिज्म हो गया, चाहे नेचुरल टूरिज्म हो गया, आपको यहाँ शेर भी देखने को मिलेंगे, पक्षी भी, साइबेरियन क्रेन आती है सरिस्का में, राइट, आपको पक्षी भी देखने को मिलेंगे। और मतलब यहाँ सब कुछ है, फॉरेस्ट भी है तो यहाँ पर रेगिस्तान भी है। तो राजस्थान को डेवलप होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, राजस्थान बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है टूरिज्म के सेक्टर में, है ना, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इसके बाद में अपन के पास में न्यूज़ है कि राजस्थान बीमारू स्टेट्स में अभी भी है या नहीं है उसके बारे में अपन बाद में करेंगे, लेकिन हमने जो बाकी के बीमारू स्टेट्स हैं, एक तो मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, खैर उनको एक तरह से पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना, हमने अच्छा ग्रोथ दिखाई है, अच्छा डेवलपमेंट करके दिखाया है। और सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में कौन से आते हैं, वेस्टर्न स्टेट्स में आते हैं आपके गुजरात एंड महाराष्ट्र, है ना। और आपके सदर्न स्टेट्स में कौन से आते हैं, तमिलनाडु आता है, केरला आता है, कर्नाटका आता है, आंध्र आता है, तेलंगाना आता है, तेलंगाना और गोवा आता है, ये आपके सदर्न स्टेट्स में आते हैं। तो इनको तो पार नहीं कर पाए, लेकिन जो अदरवाइज स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले जो स्टेट्स हैं, हम यूपी, इनसे हमने बेटर रिजल्ट दिखाया है। किन किन की इंडिकेटर्स में दिखाया है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। हेल्थ, एजुकेशन और रेवेन्यू, इनमें हमने बेटर परफॉर्म किया है बाकी के बीमारू स्टेट से। और कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, ये सब जो हैं ये अभी भी आगे हैं, और हरियाणा भी है इसमें, हाँ बाय द वे हरियाणा क्यों नहीं होगा, वहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। राजस्थान का जो पर कैपिटा इनकम है अभी भी इन तीनों स्टेट्स का लगभग आधा ही है ना, लेकिन पहले से इंप्रूव हुआ है वाली न्यूज़ है। ये इतना अर्जेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पॉइंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक सेकेंड, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, 1985 में ये वर्ड क्रिएट किया गया था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, BIMARU, हो गया, ओके। इसमें उड़ीसा को भी डाला गया था कुछ टाइम बाद में, सिमिलर कैटेगरी में डाला गया था। और राजस्थान को क्यों टैग किया था, क्योंकि राजस्थान में लो लिटरेसी थी, पुअर हेल्थ थी और इकोनॉमी बहुत कमज़ोर थी। इसको तो मैं दोष देना नहीं चाहती अभी खास, अभी मतलब उस टाइम तो नहीं दे सकते थे, लेकिन ये अभी भी है। मुझे प्रॉब्लम उस चीज़ से है, ये अभी भी क्यों है भाई। अभी थोड़ी देर पहले अपन टूरिज्म की बात कर रहे थे, यहाँ पर विंड एनर्जी है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ना, यहाँ पर ओके एवेन्यूज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे ही पैरा एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वही कर दो। तो इकोनॉमी वाला पार्ट जो है अभी भी वीक है, दैट इज़ अ शेमफुल थिंग, लेकिन लिटरेसी इससे बढ़ेगी, आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लिटरेसी भी बढ़ेगी। और हेल्थ इंडिकेटर्स भी, ये एजुकेशन का काम होता है, सारा का सारा एजुकेशन से होता है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एवेन्यूज़ प्रोवाइड करेंगे तो लोग एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करेंगे। लोगों के पास में यहाँ पे घर नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो वाली बात है। सोशल इंडिकेटर्स की प्रोग्रेस, एजुकेशन में नंबर ऑफ स्कूल्स, अच्छा ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल इंडिकेटर्स जहाँ पर राजस्थान ने इंप्रूव करके दिखाया है वो इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, एजुकेशन की, एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ, हाँ तो ये बढ़ा है ना, दिख रहा है ना, पहले 18,000 स्कूल हुआ करते थे राजस्थान में, 18,500, और अब कितने हैं, 1,07,000। स्टूडेंट्स कितने पढ़ते थे पहले, 57 लाख, ओके 57 लाख, अब क्या है 1,77 लाख। ओ इंटरेस्टिंग, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, थोड़ा सा 1,77 लाख हो सकता है, ये मैं चेक करूंगी एक बार, ठीक है। टीचर्स कितने हैं, इतने हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स, पहले कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, अब लगभग डबल हो गए हैं, लगभग ये 2600 नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है 2900 के आसपास फिगर है लास्ट चेक्ड, बट फिगर्स में कुछ दिक्कत है, बिकॉज ये दो फिगर्स तो अपने कमी निकल ही कर चुकी है अभी तक। डेथ रेट जो है, डेथ रेट क्या होता है, मोर्टालिटी रेट, है ना, और मोर्टालिटी रेट में भी अपन ने देखा है इंप्रूवमेंट हुआ है, नंबर डाउन आए हैं, है ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जहाँ पर बच्चे जन्म के समय अपना दम तोड़ देते हैं, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत कम हुई है ना। दिस ये अपन नंबर्स पे ना जाएं तो ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर्स पे शक हो रहा है, कुछ नंबर्स
पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं, अपन को इंडिकेटर्स देखने हैं। जीएसडीपी हमने इंप्रूव किया है, पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव किया है, लेकिन नेशनल लेवल से अभी भी हम कम है। सिर्फ नेशनल लेवल से ही नहीं, जिन स्टेट से हमें compete करना है उनके बराबर पहुंचना है, उनके तो ऑलमोस्ट आधे पे ही हैं अभी अपन, ठीक है ओके। एडवांस स्टेट्स जैसे कर्नाटका का जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो 2 लाख है, राजस्थान का 96,000 है, हाँ ठीक है, हम हाफ से भी कम है। तमिलनाडु का 1,96,000 है, राजस्थान का 96,000 है, ओके। हरियाणा का 1,94,000 है, राजस्थान का 96,000 है। हम हमारे पड़ोसी राज्यों से भी बहुत पीछे हैं, तो दूर के राज्यों से तो क्या ही कंपटीशन वाली बात है। और ये पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है रुपीज में, उसकी बात हुई है। राजस्थान में पर कैपिटा स्पेंडिंग कितनी होती है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, और इन स्टेट्स में कितनी होती है। यहाँ पर स्पेंडिंग अभी भी कम है, राजस्थान की स्पेंडिंग अभी भी ज़्यादा है, इसलिए हम ये इंप्रूवमेंट कर पाए, ठीक है ना। रेवेन्यू जनरेशन में भी राजस्थान ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, और ये स्टेट्स अभी भी पीछे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली न्यूज़ वाला पोर्शन तो यही है, ठीक है ओके। इसके बाद में है अपने पास में न्यूज़, राजस्थान ने ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे और 3,500 वन मित्र बनाएंगे। वन मित्र क्या हैं, अगेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ओके। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ हो रहा है, इसमें यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अपन लाइन वाइज चलते हैं, क्योंकि मैंने जगह का नाम लिखा था और यहाँ नहीं लिखा हुआ है। विल मूव फॉरवर्ड, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये क्यों बनाया जा रहा है, राजस्थान में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, है ना। एफॉरेस्टेशन करने की कोशिश हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट कम आएगा, पॉल्यूशन में कंट्रोल आएगा, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे होता है, पेड़ लगाने से होता है, राइट। सबसे मतलब लोअर लेवल पे इफेक्ट करने वाला जो काम है ना, वो करने में तुले हुए हैं, है ना। कोई पोल्यूशन कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, पोल्यूशन को मिटिगेट करने की बात नहीं हो रही है, बस पेड़ लगाओ सब सही हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, पर चलो कुछ तो हो रहा है वाली बात है, ओके। और दुनिया अटकी हुई है इस चीज़ में, पूरी दुनिया, ये सिर्फ राजस्थान का या इंडिया का हाल नहीं है, ठीक है ना, ये पूरी दुनिया का हाल है। आप है ना लोगों के ऊपर डाल रहे हो कि भाई पेड़ कट रहे हैं इसलिए हो रहा है ये सब कुछ, आपकी गाड़ियों से पोल्यूशन निकल रहा है उसलिए हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट का जो फैसला है 10 साल से पुरानी गाड़ियों वाला, कितना खतरनाक फैसला है। तो ट्रक और ट्रेन क्या कर रहे हैं, बसें क्या कर रही हैं, 10 साल से पुरानी बसें नहीं चल रही हैं, है ना। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बचने वाली चीज़ हो जाती है। एनीवे, इस प्रोजेक्ट में क्या है, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी और अपॉइंट करेगी ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के लिए डेडिकेटेड हैं, उसके लिए काम करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तत्पर हैं, डेडिकेटेड हैं। प्रोजेक्ट ने 3 टारगेट लगाए हैं। 10 करोड़ सैपलिंग्स लगाने, सैपलिंग्स क्या होते हैं, पौधे, है ना। 10 करोड़ पौधे लगाने हैं 2025 तक, 25 के अंत तक, ओके। 50 करोड़ सैपलिंग्स लगाएंगे अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो अगर 1 साल में 10 करोड़ लगाएंगे तो 5 साल में 50 करोड़ लगा लेंगे ना, ओके। चीफ मिनिस्टर ने 76 स्टेट लेवल वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए ये बात बोली है, ठीक है। और वन मित्र इनिशिएटिव जो है, इसमें 3,500 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट गार्जियंस बनाने के लिए। कम्युनिटी खुद अपने आसपास फॉरेस्ट क्रिएट करे और उनको बचाए, उसकी देखभाल करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए ये वन मित्र अपॉइंट किए जाएंगे, और इनको ट्रेन भी किया जाएगा कि आपको जो काम दिया जा रहा है वो आपको करना कैसे है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, ट्री केयर, प्लांटेशन ड्राइव्स, प्लांटेशन मॉनिटरिंग, अवेयरनेस कैंपेन, लोकल बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन, ये सब आपका जो भी जंगल से रिलेटेड काम होता है ना वो सारा इनको करना है, ठीक है ओके। एनकरेज करेंगे ताकि पब्लिक ओनरशिप जो है ग्रीन एसेट्स की, ग्रीन एसेट्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, आपकी धरोहर, ठीक है। और ग्रीन मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है, ग्रीन कवर की बात हो रही है, ओके। मैसिव प्लांटेशन ड्राइव चलाया जाएगा। 1 डे प्लांटेशन रिकॉर्ड है 2.5 करोड़ सैपलिंग्स लगाने का हरियाली तीज के दिन, अभी लास्ट वीक ही थी, है ना, तभी की न्यूज़ है, संडे आई थिंक मंडे की न्यूज़ है ये, ठीक है। 1 वीक नहीं हुआ, 5-6 डेज ही हुए हैं। एनुअल और 5 ईयर टारगेट जो है 10 करोड़ और 50 करोड़ पौधे लगाने का, वो हरियालो राजस्थान मिशन जो लॉन्च किया गया था उसके अंदर इसको कवर करते हैं अपन, ठीक है। 76 वन महोत्सव की जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। एक सिंदूर, खुद मुख्यमंत्री ने एक सिंदूर सैपलिंग लगाई है। ये ऑपरेशन सिंदूर को नहीं सिंबलाइज करती है, ये सिंबलाइज करती है इकोलॉजी की सेक्रेड पवित्रता को, ठीक है ना। इकोलॉजी की सिर्फ पवित्रता नहीं, सेक्रेड किसको बोलते हैं, जो पूजनीय होता है, ठीक है ना, उसको सिंबलाइज करता है। ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि सिंदूर सिंदूर तो अपन को एक ही कर देना है, उसी बारे में बात हो रही है इस साल, तो ऐसा नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। उसके बाद में एक बुकलेट, बोछार नाम की बुकलेट लॉन्च करी है। और रोएडा पेड़ जो है राजस्थान में पाया जाता है, रोएडे का पेड़ राजस्थान में मिलता है, हाँ जी, तो उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर
बताई गई थी। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड्स 2023 भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इन्वेस्ट अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और फ्लोरल ट्रिब्यूट दी गई जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को, है ना। इन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी का काम भी हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी, है ना, इन्हीं के नाम से संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन हुआ है। एनवायरमेंट की सिग्निफिकेंस, सीधी सी बात है, राजस्थान क्या है, एरिड और सेमी एरिड स्टेट है, तो यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है ना, तो यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है ये काम करने का। दूसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? टोटल 17 हैं, तो उनमें आपके जो नंबर 13 और नंबर 15 है ना, लाइफ ऑन लैंड और क्लाइमेट एक्शन वाला, तो वो यहाँ पर फुलफिल होता है। कंट्रीब्यूट किस चीज़ में कंट्रीब्यूट होता है कि हम डेजर्टिफिकेशन को कम करेंगे, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करेंगे और इको लिटरेसी को भी इम्प्रूव करेंगे। लोगों के अंदर ये जानकारी होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि मुझे इन चीज़ों को बचाना है ना। पानी मत वेस्ट करो, क्यों बोलते हैं पानी मत वेस्ट करो? ताकि पानी को यूज़ कर सके। पानी वेस्ट कर दोगे तो पानी बचेगा नहीं फिर यूज़ करने के लिए, है ना। वही वाली चीज़ यहाँ पर है, पेड़ों को नहीं नुकसान पहुँचाओ भाई। ओके, हरियाली तीज के दिन, अब ये जो है उसी न्यूज़ का एक्सटेंशन है ना। वहाँ पर अपन ने पेड़ लगाए थे, यहाँ पर अपन एक रुको, मिनरल गार्डन तैयार कर रहे हैं। कहाँ पर? जोबनेर में। जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जोबनेर की तहसील जयपुर में पड़ती है। प्लांटेशन ड्राइव है 11 हेक्टेयर की जमीन के अंदर, और ये ग्रेजिंग लैंड है, सरकारी ज़मीन है, ग्रेजिंग लैंड है। यहाँ पर जो आवारा पशु वगैरह होते हैं या फिर जो लोगों के पालतू पशु होते हैं उनको वो यहाँ पर लाकर ग्रेज करा, मतलब उनका चरने का टाइम होता है इधर, ठीक है ना। ओके, और इसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक ग्रीन स्पेस में, यानी कि एक फॉरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इकोलॉजिकल और कम्युनिटी वैल्यू को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसका इनिशिएटिव का, इसको मिनरल गार्डन बोल रहे हैं। पहली बात तो राजस्थान का फर्स्ट मिनरल गार्डन, ग्रेजिंग लैंड जो कि माइनिंग के कारण खराब हो रखा था, डिस्ट्रॉय हो रखा था, उसको हम रीस्टोर करना चाहते हैं। कितना एरिया है? 11 एकड़ है। कहाँ पर है? बमानियावास, जोबनेर, जयपुर में। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बामनियावास करके है या बमानियावास है, तो ये लोकल जगह का नाम है। जोबनेर आपकी तहसील है, जयपुर आपका जिला है, ठीक है। ये प्लांटेशन जो है ये हरियालो राजस्थान मिशन के अंदर आता है, जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, जो लास्ट न्यूज़ पढ़ी, उसका भी यही मिशन था। पर्पस क्या है इसका? आपका जो डिग्रेडेड लैंड है उसको इम्प्रूव करने का पर्पस है। डिग्रेड क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर अनचेक्ड माइनिंग हो गई, है ना। पिछली क्लासेस में कितना प्राउडली बता रही थी कि राजस्थान में इतनी माइनिंग हो रही है, उतनी माइनिंग हो रही है, पता चलेगी यहाँ पर अनचेक माइनिंग भी हो रही है। तो दिस इज रॉन्ग। आपने एनवायरमेंट का जो सेंसिटिव एरिया है, ग्रेजिंग लैंड है, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया माइनिंग करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको प्रोटेक्ट करो, उसको इंप्रूव करो, तो वो यहाँ पर इंप्रूव करने का और प्रोटेक्ट करने का मिशन है, ठीक है। एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन का मिशन है, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ग्रीन कवर बढ़ाना है, लोकल बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करना है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हमें इंप्रूव करना है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। और ये कौन कौन मेंटेन करेंगे? ठीक है, 7 साल के लिए ये दोनों करेंगे और आपको डेवलप करके फिर कम्युनिटी को सौंप देंगे कि भाई अब आप इसका ध्यान रखो, हमने आपको टोटल बना के दे दिया है, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये मैंने बता दिया, ग्राम पंचायत को दे देंगे। ग्राम पंचायत क्या होती है? गांव के लोग, सभी अडल्ट्स, है ना। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? जो कंपनीज हैं, माइनिंग सेक्टर है, उसका जो CSR है वो यहाँ फुलफिल होता है। अगर उन्होंने नुकसान पहुँचाया है या उन्होंने समाज का कुछ हिस्सा काम में लिया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो वापस करके कुछ दें। CSR का मॉडल कॉन्सेप्ट यही है ना। कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं? सोसाइटी से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो बेचना तो समझ में आता है, बिकॉज दे आर अ बिजनेस हाउस, लेकिन जो आपने यूज़ कर लिया उसकी आपको कुछ कॉस्ट प्रोवाइड भी करनी चाहिए, कुछ रिटर्न भी करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? CSR का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहीं स्कूल बनवा दिया, कहीं पर हॉस्पिटल बनवा दिया, ठीक है, मुफ्त में इलाज हो रहा है लोगों का, मुफ्त में पढ़ाई हो रही है लोगों की, या फिर स्कॉलरशिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एडल्ट्स को। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये CSR में आती हैं। उसी तरह से एनवायरनमेंट का भी एक सेक्शन होता है CSR का। आप कहीं पर लैंड डिग्रेड हुई हुई है या फिर आपने यूज़ किया है उस लैंड को, फैलो हो चुकी है, आपको कोई यूज़ नहीं है, तो वहाँ पर आप उसको फॉरेस्ट कवर करके दो, या फिर यहाँ वहाँ पर आप एक तरह का जैसे बोटानिकल गार्डन बना के दो, बायोलॉजिकल गार्डन बना के दो, है ना। तो वो चीज़ आपके एनवायरनमेंट के CSR में आ जाती हैं। उसके अलावा इससे क्या होगा? लाइवलीहुड बनेगी, इको टूरिज्म बनेगा और ग्रीन कवर जो है वो बढ़ेगा, है ना। जंगल होते हैं तो जंगल से लाइवलीहुड भी क्रिएट होती है। ओके, रणथंभौर नहीं होता तो कितना सारा टूरिज्म का सेक्टर अपना डिस्ट्रॉय हो जाता, क्रिएट ही नहीं होता अगर रणथंभौर नहीं होता।
सर इसका नहीं होता, मुकुंदरा हिल्स नहीं होता, है ना, या फिर जो अपने जो फोर्ट्स हैं अगर वो सब नहीं होते तो क्या क्या होता फिर, है ना। तो ये सब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेंसिबली यूज़ करना है, मुझे उम्मीद है कि आप अगर मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में SDG नंबर 15 कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, और नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, ये सब भी आपका कवर होता है। अब ये हैं मदन राठौर जी, राज्यसभा के MP हैं राजस्थान से, इनको संसद रत्न अवार्ड मिला है, संसद पार्लियामेंट रत्न जूल, है ना, तो एक तरह से पार्लियामेंट का हीरा है ये, पार्लियामेंट का जूल है ये, इनको ऐसा अवार्ड दिया गया है। क्यों अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में वो आउटस्टैंडिंग रही है। किन किन चीज़ों में, ये लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में, पार्टिसिपेशन में, डिबेट्स में, पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ में, क्वेश्चंस में, इनमें इनका काफ़ी रोल रहा है, काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी बोलते हैं, ठीक है। किरण रिजिजू जो यूनियन मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, इन्होंने ही ये दिया है अवार्ड, और क्यों दिया है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद में ये इंस्टीट्यूशन 2010 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक्चुअली उनका सजेशन था तब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और MPs को उनके एग्जेम्पलरी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और एक तरह से रिवॉर्ड करने के लिए कि हाँ आप पार्लियामेंट चलना महंगा होता है ना, देश का पैसा खर्च होता है पार्लियामेंट चलाने में, अब वहाँ जाके आप कुछ करो भी नहीं, है ना, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, डिबेट्स नहीं कर रहे, तो फिर क्यों खोल रखा है वो सिस्टम को, बंद कर दो उस बिल्डिंग को, म्यूजियम बना दो उसको, है ना। तो वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब वो क्या लगता है, काम करता है ये अवार्ड? इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, ओके। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, डिबेट्स, क्वेश्चंस, प्राइवेट मेंबर्स बिल, अटेंडेंस, ये सब आपके कैटेगरीज हैं, इनमें अच्छा स्कोर होगा तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। राजस्थान की सिग्निफिकेंस, राजस्थान की इमेज इंप्रूव होती है, भाई राजस्थान से जो MP जाते हैं उनको अवार्ड मिलते हैं यहाँ पार्लियामेंट में, है ना, राजस्थान के लोग तो डेडिकेटेड हैं, काम करते हैं, यहाँ के MPs वगैरह, तो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, ठीक है। दूसरी चीज, जो दूसरे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, इस अवार्ड के लालच में मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई अपन भी अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे पूछेंगे, बातें करेंगे पार्लियामेंट में, अपने लोगों का जिनका मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ, उनकी बात मैं यहाँ तक पहुँचाऊंगी तो मुझे भी कल को ये अवार्ड मिल सकता है। अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो है वो हैं, और इनको सपोर्ट करती हैं बहुत सी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, और ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। संसद रत्न जो है ये नॉन गवर्नमेंटल है, सरकारी नहीं है ये मामला, ठीक है ना, ये प्राइवेट मामला है। और क्या ज़रूरत है वो वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंडियन पॉलिटी में क्या ज़रूरत है, डेमोक्रेसी में MPs का क्या रोल है, ये तो आपके पॉलिटी का पोर्शन है ना, ये मैंने यहाँ पर अदरवाइज रिविजन के लिए लगाया है, ये आप ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपकी न्यूज़ है, UK इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे राजस्थान को क्या बेनिफिट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया UK के साथ में, ठीक है। अब राजस्थान को क्या बेनिफिट है, राजस्थान को क्या बेनिफिट है, राजस्थान किस चीज़ में एक्सेल करता है, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी और टेक्सटाइल, है ना। तो FTA क्या है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, FTA क्या चीज़ है, FTA का क्या एम है, रिड्यूसिंग टेरिफ, ईजिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस एंड प्रमोटिंग म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो अगर टेरिफ गिरेंगे, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को आसान बना दिया जाएगा, ट्रेड करना आसान हो जाएगा, और म्यूचुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी भी तरीके से इंप्रूव किया जाएगा, तो राजस्थान को बेनिफिट क्यों नहीं होगा, राजस्थान इंडिया का पार्ट नहीं है क्या, है ना, तो राजस्थान को भी बेनिफिट मिलेगा। तो राजस्थान क्या बेचता है, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, स्टोन्स, है ना, हमारे यहाँ पर स्टोन्स का बहुत ज़्यादा काम है ना, माइंस, मिनरल्स इनका बहुत है, तो इन सबको गेम चेंजर बोला जा रहा है, इस FTA को गेम चेंजर बोला जा रहा है, और राजस्थान इससे काफ़ी बेनिफिट्स उठाने की नज़र लगाए बैठा है, एक तरह से मतलब ताक पे बैठे अपन लोग, ठीक है, ओके। तो सेक्टर्स में क्या क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब आ गया, ओके। उसके बाद में UK जो है वो राजस्थान का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आई हैव अ फीलिंग कि हम सबसे ज़्यादा US को एक्सपोर्ट करते हैं अभी भी, ठीक है, वो कितना ही वहाँ पर टेरिफ वगैरह का चलता रहे, एक तरह से ब्लैकमेलिंग, बट अभी भी राजस्थान जो है, इंडिया जो है US वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर्स है, शायद टॉप पार्टनर है या सेकेंड लेवल पे पार्टनर है, ऐसा ही कुछ है, ओके। तो राजस्थान के लिए UK जो है वो टॉप 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है, ठीक है। और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, 5000 करोड़ का आफ्टर यू, अच्छा यही लिखा हुआ है, फर्स्ट पे US है, सेकंड पे UAE है और थर्ड पे UK है, ये राजस्थान के लिए है, ठीक है।
राजस्थान यूके की पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 2025 में, विल लिखा है क्या, विल नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। खैर, उसमें फोकस क्या था, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के बारे में बात की गई थी। और इंडिया यूके एफटीए जो है वो क्या रिड्यूस करेगा, कस्टम ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स को कम कर देगा, तो हमारे लिए सामान वहां तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, है ना। और इंडिया का सामान जो वहां जाता है महंगा हो जाता है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, उसमें भी गिरावट आएगी, तो बहुत महंगा सामान नहीं होगा, तो वहां के लोग अगर हमारा सामान महंगा नहीं होगा तो खरीदेंगे तो हम और प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक से इकोनॉमिकल रूल है, इकोनॉमी रूल है। राजस्थान के ट्रेडिशनल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, हमें बेचने का मौका मिलेगा और कंपटीशन बढ़ेगा। ओके, और राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राजस्थान ये सब है जो हम बेच सकते हैं और यूके में ये सब कुछ चीज़ें पसंद की जाती हैं जो वो खरीद सकते हैं। उसके बाद में ओके, ये मेजर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, अभी तक अपन डिटेल में नहीं बात करते कि क्या क्या चीज़ें राजस्थान बेचता है, यहाँ थोड़ा डिटेल में है। हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स कुंदन, मीनाकारी, सिल्वर, गोल्ड का काम जो है वो राजस्थान का बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक्सटाइल्स में बंदेज, ब्लॉक प्रिंट्स, वुडन आइटम जो है राजस्थान के, और सिर्फ यही नहीं, सांगानेरी प्रिंट्स मैं एक्चुअली पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बार बार उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ठीक है, और लहरिया राजस्थान की पहचान है। बंदेज तो फिर भी राजस्थान गुजरात के साथ में शेयर करता है, बट लहरिया तो सिर्फ अपना है ना, राइट। हैंडीक्राफ्ट्स में वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, मार्बल की छोटी छोटी घड़ियाँ आती हैं, मैं मकनाना गई थी और वहाँ पर एक माइन के पास में जस्ट वो क्या है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उनको वो कुछ ना कुछ आइटम्स बना के और सेल करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री आउटलेट की तरह अगर उसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इतनी छोटी छोटी मार्बल की घड़ियाँ होती हैं, है ना, और इतने छोटे छोटे जैसे श्री कृष्ण हो गए या श्री राम हो गए, इतने छोटे छोटे बनाते हैं, बहुत ही क्यूट से। तो ये मार्बल के प्रोडक्ट्स में आता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लू पॉटरी जयपुर की है। ब्रास क्राफ्ट्स प्राइमरली फ्रॉम जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। यहाँ पर ब्रास उदयपुर के लिए बहुत उदयपुर ब्रास के लिए बहुत ज़्यादा, ब्रास पॉटरी जो है उसके लिए बहुत फेमस है। लेदर गुड्स अजमेर, टोंक, जयपुर, बट लेदर के लिए पूरे राजस्थान को एक कानपुर से फाइट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, कानपुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, है ना, तो यहाँ पर लेदर का सामान बहुत खतरनाक बनता है। तो हाँ है, जयपुर में राजस्थान में भी है, बट हमारे लिए ऑलरेडी इंडिया में बहुत तगड़ा कंपटीशन है लेदर के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अपन बनाते हैं, स्पाइसेस हो गए, है ना, मेहंदी बनती है राजस्थान में, पैदा होती है। ईसबगोल हो गया, गौरगम हो गया, ये सब जो प्रोसेस फूड्स होते हैं ये सब भी अपन सेल कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी सपोर्ट, गेम चेंज, पॉलिसी सपोर्ट, सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा फिर, तो अगर एफटीए साइन हुआ है तो सरकार ऐसी एक्सक्लूसिव पॉलिसीज भी लेकर आएगी, ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, राइट। तो यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर यहाँ के जो लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं जो इन चीज़ों में डील करते हैं, जिनको नज़र आ रहा है कि अब एफटीए साइन हो गया है यूके के साथ में, सो वी हैव दीज एवेन्यूज जहाँ पर अपन कमाई कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो वो खुद गवर्नमेंट से बोलेंगे कि हमारे लिए फला पॉलिसी लेकर आओ, तो उसमें थोड़ा सा ट्विकिंग हो जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, ओके। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आर्टिसंस और रूरल प्रोड्यूसर्स को भी कुछ फायदा होगा। उसके बाद में मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अपना सपना है वो भी, उसके भी अपन करीब पहुंचेंगे। और जो स्टेट के एक्सपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई होने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सेल मुझे नहीं बोलना चाहिए, ट्रेड कर सकते हैं बोलना चाहिए, ठीक है ना, वी शुड यूज गुड वर्ड्स, ओके। और हमारी जो वेस्ट एशिया के कौन से कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यमन ओमान हो गया, ठीक है ना, इन कंट्रीज़ के ऊपर हमें डिपेंडेंस कम करनी है और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ट्रेड का फोकस करना है, तो हमारे पास में यहाँ पे एक अच्छा मौका है ये ट्रेड करने का। ठीक है, आज बहुत सारी न्यूज़ हैं, क्या कितनी न्यूज़ हैं, ओके। फ्यूचर आउटलुक, ठीक है, राजस्थान यूके पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस जो है उसका वो एक तरह का लॉन्च पैड साबित हो सकती है इन चीज़ों के लिए। और स्टेट एजेंसीज और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ये हैं वो जिनके बारे में बात कर रही थी ना, है ना, एक्सपोर्टर जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स होते हैं जो राजस्थान की बहुत सारी चीज़ों को एक बल्क में ले जाके एक्सपोर्ट करने का एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, वो काउंसिल्स जो हैं वो खुद B2B बिजनेस यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, वैसे ही होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, है ना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये खुद फैसिलिटेट करेंगे B2B मीटिंग्स में और एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स को बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान को गुजरात और पंजाब से पानी मिलना है। ठीक है, गुजरात और पंजाब से, अपन ने अभी पिछली न्यूज़ में देखा था, पिछली वाली क्लास में अपन ने देखा था कि यमुना का पानी हिमाचल उत्तराखंड से यहाँ पर लाया जाएगा। उत्तराखंड नहीं था तो उसमें हिमाचल ही है ना, गिरी रिवर है और खुद यमुना रिवर है, मेन यमुना रिवर ही है। ठीक है, तो वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं और राजस्थान का उन डैम्स में हिस्सा है, उन पानी में हिस्सा है, तो राजस्थान ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया 95 करोड़ का, राइट। वो तो आ रहा है हिमाचल से पानी, ये आएगा पंजाब और गुजरात से। तो पंजाब से क्या आता है, अपना इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल को पानी मिलता है, इंदिरा गांधी कैनाल को पानी मिलता है, हाँ जी, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल को पानी मिलता है। और गुजरात से क्या मिलता है, गुजरात से इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट पानी मिलता है। ये है आपका माही रिवर का बेसिन,
है ना। मैं राजस्थान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ सिर्फ, जबकि माही रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात में भी फ्लो करती है। एक फन फैक्ट बताती हूँ आपको, माही रिवर जो है वो इकलौती रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, एक बार नॉर्थवर्ड जाती है और एक बार साउथवर्ड आती है गुजरात की तरफ, ठीक है। तो आपका प्रतापगढ़, ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इनको पानी मिलता है माही रिवर से, ओके। और पंजाब वाला मैंने मैप इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे बिकॉज पंजाब का आपको पता है इंदिरा गांधी कैनाल को पानी मिलता है रावी ब्यास सतलज से, ठीक है। तो रावी ब्यास रिवर पंजाब की और गुजरात की माही रिवर जो है, इनके साथ में हमारी जो पानी की जो डील हुई हुई है ना, उसमें अब हमें पानी और मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन रहा है तो पानी हमें ज़्यादा मिल पाएगा, ठीक है। तो जालौर, सिरोही, बाड़मेर, इनका जो डिपेंडेंस है ये पानी का गुजरात के ऊपर, ये सब भी वहाँ हमारे पास में प्रोवाइड होने वाला है, ओके। ये पंजाब के साथ में जो पानी का अग्रीमेंट हुआ था रिवर ब्यास रिवर का, उस रावी और ब्यास रिवर का, उसके ऊपर बताया है, ठीक है। 1981 का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में है। कितना पानी मिलना चाहिए रावी और ब्यास से, कितना मिल रहा है, 8.6 MAF होना चाहिए, 8 मिलियन 8 मिल रहा था। तो ये 0.6 वाला पोर्शन हमें नहीं मिल रहा भैया, है ना, ये 0.6 भी चाहिए अपन को, ठीक है, ओके। और फिर क्या है, अनयूटिलाइज शेयर जो है वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमें कनाल का एक्सपेंशन करना था, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, तो अब बना रहे हैं तो अब मिल जाएगा पानी, ओके। गुजरात के साथ में माही रिवर के ऊपर हमारे वाटर अग्रीमेंट है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 में हमने अग्रीमेंट साइन किया था, 40 TMC हमें मिलना चाहिए था, अभी तक वो नहीं मिल रहा है, ओके। फिर उसके बाद में है 2 डैम्स का नाम है, माही डैम और जाखम डैम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, वहाँ पर ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर पानी यूज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस थी अभी तक, इसलिए हम पूरा पानी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे हिस्से का पानी है अब यूज़ कर पाएंगे। अब राजस्थान पूरा पानी डिमांड करने के मूड में है और फुल एलोकेशन, हाँ ठीक है, तो गुजरात कोऑपरेट कर देगा, क्यों नहीं करेगा, हमारा पानी है यार, डील साइन करी थी, ठीक है, ओके, अग्रीमेंट साइन हुआ था, इट्स आज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान जो है वो वाटर डेफिशिएंट है, स्पेशली वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स में। ईस्टर्न रीजन में क्योंकि यमुना बेसिन है तो ज़मीन में पानी है, नॉर्दर्न एरिया में क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, नौहर भादरा है, तो यहाँ पर क्या है, पानी है। पंजाब से हटता है ना, पंजाब में 5 रिवर्स बहती हैं, तो वहाँ पर भी ज़मीन में पानी है। लेकिन वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है जैसलमेर, और साउथ में क्या है, साउथ में भी डेजर्ट ही है ना भाई, भुज और कच्छ वाला इलाका क्या है, दैट इज ऑल्सो ड्राई, है ना, तो वहाँ पर भी सेमी एरिड बोलते हैं उसको, और जैसलमेर वाला जो इलाका है वो कम्प्लीटली एरिड है। तो इस बेल्ट में हमारे पास में पानी की कमी है और इसी बेल्ट को पानी मिलना है। इससे क्या होगा, हमारे पास में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनसे डील कर पाएंगे, इरीगेशन प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनसे भी डील कर पाएंगे, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और जो एलोकेटेड और अनयूज्ड पानी है पुराने अपने जो एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं, तो क्योंकि वो हमारा है तो हम उनके ऊपर उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है, ठीक है। वो क्लेम करना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास में पानी की ही कमी है, पानी की किल्लत है, ठीक है। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो 2 मैंने आपको एक्ट बताए वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपने देखने हैं। आर्टिकल 262 पानी के ही जो अग्रीमेंट होते हैं उसी के लिए है, और इसमें चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, अभी भी काफ़ी कमी है वैसे तो, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए प्रॉब्लम की चीज़ है। जो वाटर लिफ्टिंग स्कीम्स हैं, है ना, लिफ्ट इरिगेशन वाली जो स्कीम होती है, जैसे बूंदी वाली है, मैंने आपको न्यूज़ में कवर करके बताया था एक्सक्लूसिवली, ठीक है, तो वो उसमें उसके एग्जीक्यूशन में कमी है, ठीक है। और वाटर ग्रिड का एक्सपेंशन जो है, जो कैनाल से जो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलनी चाहिए, जो छोटे छोटे कैनाल्स एनिकेट्स बनने चाहिए, वो नहीं बन रहे हैं। तो वाटर का जो एक्सपेंशन है, वाटर ग्रिड का जो एक्सपेंशन है, उसमें हमें अभी कमी है, वो डील करना है। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेगोशिएशंस जो हैं पंजाब और गुजरात के साथ में हमें वो पूरे करने हैं। ऐसे ही थोड़ी ना वो पानी दे देंगे, वहाँ पर भी पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत पूरी दुनिया में है क्योंकि हमने और हमारी पास्ट जनरेशन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन टू लिटिल टू लेट वाली हरकतें हमें नहीं करनी है, हमें अब एक्ट करना है, ठीक है, ओके। रिसेंट स्टेप्स क्या हैं, हम ऑलरेडी पंजाब और गुजरात से इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। हम जो कैनाल्स हैं उसकी लाइनिंग और वाइडनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। जो लिफ्ट प्रोजेक्ट्स हैं हमने वो लॉन्च करे हैं। मैं अगेन आई विल टेक यू बैक टू बूंदी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो बहुत सक्सेसफुल है। और जो कैनाल नेटवर्क्स हैं हमें उसको वाइडन करना है, इवैल्यूएट करना है कि और कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ मॉनसून रिलेटेड ही नहीं, पूरे साल भर पानी होना चाहिए, वो वाली बात है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है उसको पूरा शेयर मिले, अपना जो पूरा एलोकेशन है उसको यूज़ करने का मौका मिले। और उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से बेनिफिट करेंगे। पंजाब से जो पानी आएगा वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर तक जाएगा, है ना। बीकानेर के साउथ में क्या है, जैसलमेर, जैसलमेर के साउथ में क्या है, बाड़मेर। तो वहाँ तक इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल नहीं जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल नहीं जाती है, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में बीकानेर, इन तीनों जगहों पे पानी अच्छा मिल सकता है पंजाब से। और गुजरात से पानी मिलेगा हमें इन तीनों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माही रिवर के कारण, ठीक है ना।
माही रिवर के कारण। यहाँ पर माही यहीं बहती है और यहाँ पर ही माही डैम है ना। माही डैम जो है, देखा है किसी ने? अगर किसी ने देखा तो मुझे बताना, बिकॉज मैं गई भी हूँ और बहुत साल पहले गई हुई हूँ, एंड इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, इतना पानी है ना। ओके, फ्यूचर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स जो हैं, अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम कैसे पानी ला सकते हैं, कैसे पानी को जो ग्रिड कैनाल, जो कैनाल ग्रिड है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, वो चीज़ हमें समझने को मिलेगी। तो ये आज की आपकी न्यूज़ पूरी हो जाती हैं। आई थिंक 8 या 9 न्यूज़ थी। तो ये न्यूज़ नोट करो और इनको लर्न करो और इनको अपनी नोटबुक में लिखो, रिवाइज करो। ये वीक कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।